नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल उच्च शिक्षा संगम विद एआई पर। अगर आप WB क्लास 12th सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सीधे सीधे आपके लिए है। आज हम आपके पहले अध्याय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक विषय के रूप में मूल्यांकन के सबसे जरूरी 2 अंकों वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। मैंने आपके लिए हर सवाल का सटीक और टू द पॉइंट उत्तर तैयार किया है। यहां सिर्फ सवालों और जवाबों पर फोकस रहेगा ताकि आपका कीमती समय बचे और आप सीधे अपने नोट्स बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक विषय के रूप में मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आप क्या समझते हैं? उत्तर: अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशंस विभिन्न देशों के बीच आपसी संबंधों का एक व्यापक अध्ययन है। ये केवल राज्यों के आपसी राजनीतिक संघर्षों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संप्रभु राज्यों के अलावा अंतर सरकारी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसी गैर राज्य इकाइयों की भूमिका का भी अध्ययन है। इसे अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेनले हॉफमैन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा किस रूप में दी है? उत्तर: स्टेनले हॉफमैन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को एक व्यापक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया है जो विश्व की मौलिक इकाइयों यानी राज्यों की बाहरी नीतियों एवं शक्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों एवं गतिविधियों से संबंधित है। यह परिभाषा इस बात पर जोर देती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझने के लिए उन सभी कारकों का अध्ययन आवश्यक है जो राज्यों के बाहरी व्यवहार और शक्ति को आकार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की एक परिभाषा दीजिए। उत्तर: नॉर्मन डी पाल्मर व होवर्ड सी पर्किंस की समसामयिक परिभाषा अधिक प्रासंगिक है। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राष्ट्र राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और समूहों के परस्पर संबंधों के अतिरिक्त और बहुत कुछ सम्मिलित है। ये विभिन्न स्तर पर पाए जाने वाले अन्य संबंधों का भी समावेश करता है, परंतु ये एक राज्य को ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का केंद्र मानता है। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु क्या है? उत्तर: अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक एवं विकासशील है। इसकी मुख्य विषय वस्तु निम्नलिखित है। 1. राज्य का अध्ययन। आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु राज्य ही है और ये राज्यों के मध्य अंतःक्रियाओं पर ही आधारित होती है। 2. शक्ति का अध्ययन। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण कारक है। यथार्थवादी इसे शक्ति संघर्ष के रूप में देखते हैं, जबकि वर्तमान में आर्थिक और सामाजिक संबंध भी उतने ही महत्वपूर्ण बन गए हैं। 3. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन। संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, नाटो जैसे अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका का अध्ययन किया जाता है जो राज्यों के बीच सहयोग के मार्ग प्रशस्त करते हैं। 4. युद्ध और शांति की गतिविधियों का अध्ययन। ये युद्धों को रोकने के प्रयासों यानी शांति के साथ साथ राज्यों के बीच संघर्षों और युद्धों के विकल्पों का अध्ययन करता है। 5. आर्थिक मुद्दों का अध्ययन। वैश्वीकरण के दौर में आर्थिक मुद्दे, मुक्त व्यापार, IMF, विश्व व्यापार संगठन आदि अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं जिनका अध्ययन अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का स्वरूप क्या है? उत्तर: अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का स्वरूप निरंतर परिवर्तनशील, जटिल और अंततः अनुशासकीय है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. परिवर्तनशीलता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अभी भी बदलाव के दौर से गुजर रही है और इसका स्वरूप स्थायी रूप से स्थापित नहीं हुआ है। 2. जटिलता। विभिन्न कारकों, स्तरों और आयामों जैसे व्यक्ति, संस्था, संगठन, गैर राज्य इकाइयों के कारण यह बहुत जटिल है। 3. केंद्र बिंदु। अध्ययन का केंद्र बिंदु आज भी राज्य है, परंतु राज्यों के अतिरिक्त संगठनों, संस्थाओं और समुदायों का अध्ययन भी अनिवार्य हो गया है। 4. नवीन दृष्टिकोणों की उत्पत्ति। इसमें निरंतर बदलाव के कारण यथार्थवाद, उदारवाद, उत्तर आधुनिकीकरण, क्रिटिकल सिद्धांत जैसे नए उपागमों की आवश्यकता होती है। यथार्थवाद, रियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 6, यथार्थवाद से क्या तात्पर्य है? उत्तर: यथार्थवाद यानी रियलिज्म अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सबसे प्रमुख और प्रभावशाली सिद्धांत है। इसका तात्पर्य उस दृष्टिकोण से है जो बल देता है कि राज्यों के व्यवहार को आकार देने में शक्ति और स्वार्थ की भूमिका प्राथमिक होती है। यह मानता है कि राज्य नैतिक या वैचारिक आदर्शों के बजाय मुख्य रूप से अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए कार्य करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्वाभाविक रूप से अराजक यानी एनार्किक होती है। क्वेश्चन नंबर 7, यथार्थवादी सिद्धांत की विशेषता क्या है? उत्तर:
यथार्थवाद की केंद्रीय विशेषता यह है कि यह अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की अराजक यानी अनार्किक प्रकृति पर जोर देता है। अराजकता के कारण कोई सर्वोच्च प्राधिकरण नहीं होता, इसलिए राज्य अनिवार्य रूप से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्तित्व को हर चीज से ऊपर प्राथमिकता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हंस मॉर्गेनथाउ ने यथार्थवाद की परिभाषा किस रूप में दी है? उत्तर, हंस जे मॉर्गेनथाउ शास्त्रीय यथार्थवाद के प्रमुख प्रतिपादक हैं। उनके अनुसार राजनीतिक यथार्थवाद का मानना है कि राजनीति सामान्य समाज की तरह वस्तुनिष्ठ कानूनों द्वारा शासित होती है, जिनकी जड़ें मानव प्रकृति में होती हैं। उनका सिद्धांत राजनीति को शक्ति के संदर्भ में परिभाषित राष्ट्रीय हित यानी नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर के रूप में देखता है। क्वेश्चन नंबर 9। यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वानों के नाम बताइए। उत्तर, यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थन करने वाले प्रमुख विद्वानों को दो धाराओं में देखा जाता है। शास्त्रीय यथार्थवादी हंस मॉर्गेनथाउ, थ्यूसिडाइड्स, निकोलो मैकियावेली, थॉमस हॉब्स और E.H. कार। नव्य यथार्थवादी संरचनात्मक यथार्थवादी केनेथ वॉल्ड्स और जॉन मेयरशाइमर। क्वेश्चन नंबर 10। यथार्थवाद की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, यथार्थवाद की दो मुख्य विशेषताएं अराजकता और राज्य केंद्रित सिद्धांत। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में केंद्रीकृत प्राधिकरण का अभाव है। राज्य प्राथमिक अभिनेता हैं जो अपने हितों के तहत कार्य करने वाले तर्कसंगत एकात्मक अभिनेता हैं। स्वार्थ और शक्ति, राज्य अपने राष्ट्रीय हित और शक्ति के आधार पर काम करते हैं। राष्ट्रीय शक्ति और क्षमताएं राज्यों के बीच संबंधों के लिए महत्वपूर्ण कसौटी हैं। क्वेश्चन नंबर 11। मॉर्गेनथाउ के यथार्थवाद से संबंधित किन्हीं दो सिद्धांतों के नाम बताइए। उत्तर, मॉर्गेनथाउ के यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों में से दो प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। शक्ति के संदर्भ में परिभाषित राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित की अवधारणा को हमेशा शक्ति के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। वस्तुनिष्ठ कानूनों द्वारा शासित राजनीति। राजनीति सामान्य समाज की तरह वस्तुनिष्ठ कानूनों द्वारा शासित होती है, जिनकी जड़ें मानव प्रकृति में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12। यथार्थवाद के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, यथार्थवाद के दो मुख्य गुण यानी मेरिट्स। राज्य व्यवहार की सटीक व्याख्या। यह अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य कैसे बातचीत करते हैं, यह समझने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है और शक्ति और सुरक्षा की तर्कसंगत खोज पर जोर देता है। व्यवहारिक नीतिगत नुस्खे। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मैनेज करने के लिए शक्ति संतुलन जैसी व्यवहारिक नीतिगत सिफारिशें सुझाता है, जिसका उद्देश्य प्रणाली को स्थिर करना और बड़े व्यवधानों को रोकना है। क्वेश्चन नंबर 13। यथार्थवाद के किन्हीं दो अवगुणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, यथार्थवाद के दो मुख्य अवगुण यानी डीमेरिट्स। नैतिकता की उपेक्षा। यह राज्य की कार्रवाइयों में नैतिकता की भूमिका को कम आंकता है और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देकर उन कार्रवाइयों को जस्टिफाई कर सकता है जो नैतिक मानदंडों के साथ संघर्ष करती है। गैर राज्य अभिनेताओं का कम आकलन। यह मुख्य रूप से राज्यों पर ध्यान केंद्रित करता है और गैर सरकारी संस्थानों, बहुराष्ट्रीय निगमों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे गैर राज्य अभिनेताओं के महत्वपूर्ण प्रभाव की उपेक्षा करता है। आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 14। आदर्शवाद क्या है? उत्तर, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जो यथार्थवाद के विपरीत राष्ट्रों के बीच संबंधों को केवल शक्ति और स्वार्थ पर नहीं बल्कि नैतिक और कानूनी मानदंडों के आधार पर संचालित करने की वकालत करता है। यह शांतिपूर्ण समाधानों, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और संस्थानों को बढ़ावा देता है और यह मानता है कि संस्थागत सुधारों के माध्यम से युद्धों को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15। वुड्रो विल्सन ने आदर्शवाद की परिभाषा किस रूप में दी है? अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने आदर्शवाद को नीति निर्माण की एक ऐसी दिशा बताया जिसमें अंतरराष्ट्रीय कानून, संस्थाएं, लोकतंत्र और आत्मनिर्धारण सिद्धांतों को बढ़ावा देकर शांति स्थापित की जा सकती है। उनका प्रसिद्ध आदर्शवादी नारा था, दुनिया को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित बनाना होगा। प्रश्न क्रमांक 16। आदर्शवाद का समर्थन करने वाले विद्वानों के नाम बताइए। उत्तर, आदर्शवादी उपागम के प्रमुख समर्थक हैं वुड्रो विल्सन, कॉनड्रॉसेट, बटनफील्ड, बर्नार्ड रसल, नॉर्मन एंजल। पुस्तक द ग्रेट इल्यूजन। इमैनुअल कांट। पुस्तक परपेचुअल पीस। प्रश्न क्रमांक 17। आदर्शवादी सिद्धांत किसकी उपज है? उत्तर, आदर्शवादी सिद्धांत की प्रेरणा फ्रांसीसी क्रांति 1789 व अमेरिकी क्रांति 1776 को माना गया है। प्रश्न क्रमांक 18। आदर्शवादी सिद्धांत के किन्हीं दो मुख्य तत्वों के नाम बताइए। उत्तर, आदर्शवादी सिद्धांत के दो मुख्य तत्व हैं
नैतिकता और आदर्श मूल्यों पर बल। सत्य, न्याय, करुणा, सह अस्तित्व जैसे मानवीय गुणों के आधार पर विदेश नीति बनाना। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थाओं की भूमिका। शांति और स्थायित्व के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे जैसे संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना। प्रश्न क्रमांक 19। विश्व में शांति की स्थापना करने में आदर्शवाद की भूमिका क्या थी? उत्तर। विश्व में शांति की स्थापना में आदर्शवाद की निर्णायक भूमिका थी, क्योंकि इसने युद्ध और हिंसा के विकल्प पर बल दिया। इस दृष्टिकोण ने माना कि संस्थागत सुधारों के माध्यम से युद्धों को रोकना संभव है। इसी आदर्शवादी सोच के कारण प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति के लिए राष्ट्रसंघ यानी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। प्रश्न क्रमांक 20। राष्ट्रों के बीच समानता को स्थापित करने में आदर्शवाद की भूमिका का वर्णन कीजिए। उत्तर। आदर्शवाद इस विचार को बढ़ावा देता है कि सभी राष्ट्र, चाहे छोटे हों या बड़े, अमीर हों या गरीब, सभी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। ये शक्ति आधारित व्यवस्था को अस्वीकार करता है और एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की कल्पना करता है जो न्याय, समानता और निष्पक्षता पर आधारित हो। प्रश्न क्रमांक 21। राष्ट्रसंघ की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी? उत्तर। राष्ट्रसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार करना था, ताकि राज्यों के बीच विवादों का निपटारा संघ के माध्यम से हो सके। प्रश्न क्रमांक 22। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा किसने की थी? उत्तर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री कार्यक्रम यानी 14 पॉइंट्स की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने की थी। प्रश्न क्रमांक 23। आदर्शवाद की किन्हीं दो विशेषताओं का नाम बताइए। उत्तर। आदर्शवाद की दो मुख्य विशेषताएं हैं: युद्ध का विरोध और शांति स्थापना। आदर्शवाद पूर्णतः युद्ध विरोधी है और स्थायी शांति के लिए संवाद, संधि और मध्यस्थता को प्राथमिकता देता है। लोकतंत्र और मानवाधिकारों का समर्थन। ये लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों को नैतिक और शांतिप्रिय मानते हुए मानवाधिकारों की रक्षा को बढ़ावा देता है। प्रश्न क्रमांक 24। मानवाधिकार और लोकतंत्र को स्थापित करने में आदर्शवाद की भूमिका क्या थी? उत्तर। आदर्शवाद की मान्यता है कि लोकतांत्रिक देश अधिक शांतिप्रिय और सहयोगी होते हैं, इसलिए ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को बढ़ावा देता है। साथ ही ये मानव गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मूल्यों को सर्वोच्च मानकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हर व्यक्ति के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होने पर बल देता है। प्रश्न क्रमांक 25। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में आदर्शवाद की भूमिका क्या थी? उत्तर। आदर्शवाद ये मानता है कि आधुनिक युग में राष्ट्र राजनैतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस आपसी निर्भरता के कारण राष्ट्रों के लिए संघर्ष की बजाय सहयोग और संवाद ही उचित मार्ग है, जिससे विश्व में स्थायित्व आ सकता है। प्रश्न क्रमांक 26। आदर्शवाद के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर। आदर्शवाद के दो मुख्य गुण हैं: नैतिकता और आदर्शों पर आधारित दृष्टिकोण। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिक मूल्यों, करुणा और आदर्शों को प्राथमिकता देता है, जो इसे यथार्थवाद से भिन्न एक आशावादी और मानवीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की महत्ता का विकास। ये मानता है कि संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसे संस्थान वैश्विक विवादों को सुलझाने में प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं और वैश्विक स्तर पर नियम आधारित व्यवस्था कायम कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 27। आदर्शवाद के किन्हीं दो दोषों का उल्लेख कीजिए। उत्तर। आदर्शवाद के दो मुख्य दोष हैं: अव्यावहारिकता। ये पॉलिटिक्स की वास्तविकता यानी शक्ति स्वार्थ को नजरअंदाज करता है, मानकर चलता है कि सभी राष्ट्र नैतिकता के अनुसार काम करेंगे, जो व्यवहारिक नहीं है। संकट काल में अक्षम सिद्ध होना। ये तब विफल हो जाता है जब राष्ट्रों के सामने युद्ध, आक्रमण या अस्तित्व का संकट होता है। ऐसे समय पर राष्ट्र नैतिकता की बजाय सैन्य शक्ति पर भरोसा करते हैं, जैसा कि राष्ट्रसंघ की असफलता से स्पष्ट हुआ। प्रश्न क्रमांक 28। आदर्शवाद की आलोचना क्यों की गई है? उत्तर। आदर्शवाद की आलोचना मुख्यतः यथार्थवादी विद्वानों द्वारा की गई है, क्योंकि यथार्थ से कटे हुए सिद्धांत, इसके सिद्धांत व्यवहारिक राजनीति से बहुत दूर हैं और राष्ट्रों के आक्रामक और स्वार्थी व्यवहार को समझने में विफल रहे हैं। शक्ति की राजनीति की अनदेखी। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता, सैन्य बल और भू राजनीतिक रणनीति जैसे यथार्थवादी तत्वों की उपेक्षा करता है। राष्ट्रसंघ की असफलता।
राष्ट्रसंघ जैसी संस्थाएं द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहीं, जिसने इस दृष्टिकोण की व्यवहारिक कमजोरी को दर्शाया। प्रश्न क्रमांक 29, राष्ट्रसंघ की असफलता के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, राष्ट्रसंघ की असफलता के 2 प्रमुख उदाहरण हैं जापान द्वारा मंचूरिया पर हमला 1931। जापान ने मंचूरिया पर हमला करके शांति को भंग कर दिया और राष्ट्रसंघ की नैतिक अपीलें या कानूनी ढांचा आक्रामक राष्ट्र को रोक नहीं सका। बड़ी शक्तियों का असहयोग, इटली, जर्मनी व रूस ने विवादास्पद स्थितियों में राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ी। बड़ी शक्तियों के मध्य असहयोग व गुटबंदियों ने शांति की स्थापना की बजाय शक्ति संघर्ष व्यवस्था को जन्म दिया। प्रश्न क्रमांक 30, आदर्शवाद का मूल्यांकन किन रूपों में किया जा सकता है? उत्तर, आदर्शवाद का मूल्यांकन उसके योगदानों और सीमाओं के संतुलन के आधार पर किया जाता है। सकारात्मक योगदान, इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नैतिकता, न्याय, सहयोग और विश्व शांति की ओर निर्देशित किया। इसने राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत ढांचे की नींव रखी। व्यवहारिक सीमाएं, इसकी अव्यावहारिकता, शक्ति की उपेक्षा और संकट के समय असमर्थता इसकी सबसे बड़ी सीमाएं हैं। निष्कर्ष, आधुनिक विश्लेषण में इसे केवल एक आदर्श शिक्षा माना जाता है, न कि व्यवहारिक नीति का पूर्ण विकल्प। इसलिए इसे यथार्थवाद के साथ संतुलित करना अधिक उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 31, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना में आदर्शवाद की भूमिका क्या थी? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना में आदर्शवाद की भूमिका प्रेरणा और आधारभूत सिद्धांत प्रदान करने की थी। आदर्शवादियों का मानना था कि कानून और अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसी दृष्टिकोण ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। फोर्थ, उदारवाद, लिबरलिज्म। प्रश्न संख्या 32, उदारवाद से आप क्या समझते हैं? उत्तर, उदारवाद, लिबरलिज्म अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक ऐसी सिद्धांत धारा है जो ये मानती है कि राष्ट्र केवल शक्ति और स्वार्थ के आधार पर ही कार्य नहीं करते, बल्कि सहयोग, पारस्परिक निर्भरता, संस्थागत व्यवस्था और नैतिक मूल्यों के आधार पर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संचालित हो सकती है। ये यथार्थवाद के मुकाबले एक आशावादी, मानवतावादी दृष्टिकोण है, जिसका मूल विश्वास है कि मनुष्य स्वभावतः विवेकशील होता है और राष्ट्रों के मध्य शांति तथा सहयोग संभव है। प्रश्न संख्या 33, इमैनुअल कांट ने उदारवाद की परिभाषा किस रूप में दी है? उत्तर, इमैनुअल कांट ने अपनी पुस्तक परपेचुअल पीस, अ फिलोसॉफिकल स्केच 1795 में स्थायी शांति के लिए 3 आधार दिए। 1, सभी राष्ट्र गणराज्य यानी लोकतांत्रिक बन जाएं। 2, सभी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानें। 3, सभी राष्ट्र वैश्विक नागरिकता को स्वीकार करें। इनके आधार पर ही स्थायी शांति स्थापित की जा सकती है। प्रश्न संख्या 34, परपेचुअल पीस, अ फिलोसॉफिकल स्केच की रचना किसने और कब की थी? उत्तर, इस ग्रंथ की रचना इमैनुअल कांट ने 1795 में की थी। प्रश्न संख्या 35, द एनार्किकल सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? उत्तर, इस पुस्तक की रचना हेडली बुल ने की थी। ये पुस्तक यथार्थवाद और उदारवाद के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। प्रश्न संख्या 36, पावर एंड इंटरडिपेंडेंस नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? इस ग्रंथ की रचना रॉबर्ट की ओहाने और जोसेफ नई ने की थी। ये नव उदारवाद का आधार ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न संख्या 37, इमैनुअल मोरावसिक ने उदारवाद की परिभाषा किस रूप में दी है? उत्तर, इमैनुअल मोरावसिक ने अपने लिबरल इंटरगवर्नमेंटल सिद्धांत में कहा है कि राज्य की अंतर्राष्ट्रीय नीतियां उसके आंतरिक घरेलू हितों और सामाजिक समूहों के प्रभाव से निर्धारित होती हैं, न कि केवल सत्ता संतुलन से। प्रश्न संख्या 38, डेमोक्रेटिक पीस थियरी के समर्थक कौन थे? उत्तर, डेमोक्रेटिक पीस थियरी यानी लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत के प्रमुख समर्थक माइकल डॉयल और उदारवादी या नव उदारवादी विचारक हैं। ये सिद्धांत मानता है कि लोकतांत्रिक देशों के बीच युद्ध की संभावना बहुत कम होती है। प्रश्न संख्या 39, उदारवाद के किन्हीं 2 तत्वों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, उदारवाद के 2 मुख्य तत्व हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास। उदारवाद मानता है कि राष्ट्र साझा समस्याओं को हल करने के लिए आपसी सहमति से नीतियां बना सकते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, WTO। लोकतंत्र को शांति का आधार मानना।
उदारवाद के अनुसार लोकतांत्रिक देशों के बीच युद्ध की संभावना बहुत कम होती है क्योंकि वे पारदर्शिता और संवाद में विश्वास रखते हैं। डेमोक्रेटिक पीस थियरी। प्रश्न संख्या 40। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में उदारवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में उदारवाद का मुख्य उद्देश्य सहयोग, कानून, संस्थाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर एक न्यायसंगत, शांतिपूर्ण और स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना करना है। प्रश्न संख्या 41। आर्थिक उदारवाद का तात्पर्य क्या है? उत्तर। आर्थिक उदारवाद यानी इकोनॉमिक लिबरलिज्म का तात्पर्य मुक्त व्यापार, खुली अर्थव्यवस्था और वैश्विक पूंजीवाद का समर्थन करने वाली नीति से है। ये मानता है कि आर्थिक सहयोग और पारस्परिक निर्भरता युद्ध की संभावना को कम करती है। प्रश्न संख्या 42। मानव अधिकार की रक्षा के संदर्भ में उदारवाद की भूमिका क्या थी? उत्तर। उदारवाद प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को सर्वोच्च मानता है। इसी आधार पर उदारवादी दृष्टिकोण में हर व्यक्ति के मानव अधिकारों की रक्षा को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी माना गया है। ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC और मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 जैसे प्रयासों का समर्थन करता है। प्रश्न संख्या 43। उदारवाद की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर। उदारवाद की दो मुख्य विशेषताएं हैं। मानवीय स्वतंत्रता का समर्थक। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता को जन्मसिद्ध अधिकार मानता है और जीवन के सभी क्षेत्रों, नागरिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक में वैयक्तिक स्वतंत्रता का निरपेक्ष समर्थन करता है। मानवीय विवेक में आस्था। उदारवादी विचारक मानवीय विवेक में विश्वास रखते हैं, ये मानते हुए कि मनुष्य ने अपने विवेक के बल पर ही जटिल परिस्थितियों के बीच विकास और मानवता का मार्ग निर्धारित किया है। प्रश्न क्रमांक 44। उदारवाद के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर। उदारवाद के दो गुण हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा। उदारवाद मानता है कि वैश्विक समस्याओं का समाधान केवल सहयोग से ही संभव है और राष्ट्रों को आपसी निर्भरता और समन्वय की ओर प्रेरित करता है। दूसरा, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा। ये मानता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था राष्ट्रों को पारदर्शी, उत्तरदायी और शांतिप्रिय बनाती है, जिससे लोकतांत्रिक देशों के बीच संघर्ष की संभावना कम होती है। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। प्रश्न क्रमांक 45। उदारवाद के किन्हीं दो अवगुणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर। उदारवाद के दो अवगुण हैं। पहला, यथार्थ से दूर आदर्शवाद। उदारवाद व्यवहारिक वास्तविकताओं से दूर एक आदर्शवादी कल्पना प्रस्तुत करता है। यह मानता है कि सभी राष्ट्र नैतिकता, कानून और शांति के आधार पर कार्य करेंगे, जो अक्सर संभव नहीं होता। दूसरा, शक्ति की राजनीति की उपेक्षा। उदारवाद सत्ता और सामरिक स्थिति के महत्व को नकारता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन एक महत्वपूर्ण कारक होता है, जिससे ये यथार्थवाद के सामने कमजोर बनता है। प्रश्न क्रमांक 46। विश्व शांति की स्थापना में उदारवाद की भूमिका क्या थी? उत्तर। विश्व शांति की स्थापना में उदारवाद की भूमिका संस्थागत, कानूनी और आर्थिक है। उदारवाद संस्थाओं पर बल देता है। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की वकालत करता है। ये लोकतंत्र का समर्थन करता है, मानता है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र युद्ध नहीं करते और पारस्परिक निर्भरता को बढ़ावा देता है। आर्थिक सहयोग और मुक्त व्यापार के माध्यम से राष्ट्रों को संघर्ष के बजाय सहयोग को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रश्न क्रमांक 47। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सीमाएं क्या हैं? उत्तर। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सीमाएं हैं। ये संस्थाएं अक्सर राजनीतिक प्रभाव, वित्तीय दबाव और सुरक्षा परिषद के वीटो अधिकार जैसे कारणों से निष्क्रिय हो जाती हैं। व्यवहार में बड़ी शक्तियां निर्णय प्रक्रिया पर हावी रहती हैं, जिससे विकासशील राष्ट्रों की आवाज दब जाती है। असमान शक्ति संरचना की अनदेखी। प्रश्न क्रमांक 48। समकालीन उदारवाद का स्वरूप क्या है? उत्तर। समकालीन उदारवाद का स्वरूप सकारात्मक है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ समाज के हित को प्राथमिकता देता है। ये राज्य को कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, इसलिए ये अपने प्राचीन अहस्तक्षेप रूप से अलग है। प्रश्न क्रमांक 49। उदारवाद का मूल्यांकन दो रूपों में किया जा सकता है। उत्तर। उदारवाद का मूल्यांकन दो रूपों में किया जा सकता है। नैतिक एवं संस्थागत योगदान के रूप में, यानी सकारात्मक। इसने मानवतावादी, नैतिक और आशावादी दृष्टिकोण पर बल दिया। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है और मानवाधिकारों की रक्षा और कानून के शासन को मान्यता देता है। दूसरा, व्यावहारिक असफलता के रूप में,
यानी नकारात्मक। इसे अत्यधिक आदर्शवादी माना जाता है, जो शक्ति की राजनीति की उपेक्षा करता है। ये यथार्थ की जटिलताओं को अक्सर नज़रअंदाज करता है और संकट के समय जैसे रूस यूक्रेन युद्ध इसकी कूटनीति विफल हो जाती है। 5वां, मार्क्सवाद यानी मार्क्सिज्म। प्रश्न क्रमांक 50। मार्क्सवाद के जनक कौन थे? उत्तर: मार्क्सवादी विचारधारा के जन्मदाता जर्मन विचारक कार्ल मार्क्स 1818-1883 तथा उनके सहयोगी फ्रेडरिक एंजल्स 1820-1895 थे। प्रश्न क्रमांक 51। मार्क्सवाद की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर: मार्क्सवाद की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता। ये मानता है कि पूंजीपतियों और श्रमिकों में वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल अनिवार्य है, जिसका परिणाम क्रांति होता है। दूसरा, पूंजीवाद के विरुद्ध हिंसात्मक क्रांति। मार्क्सवाद पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने और सर्वहारा वर्ग की समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हिंसात्मक क्रांति को एक अनिवार्यता बताता है। प्रश्न क्रमांक 52। मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? उत्तर: मार्क्सवाद के प्रमुख मौलिक सिद्धांत हैं। पहला, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा, इतिहास की आर्थिक भौतिकवादी व्याख्या। तीसरा, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। चौथा, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। पांचवां, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। छठा, वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज। प्रश्न क्रमांक 53। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का तात्पर्य क्या है? उत्तर: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचारों का मूल आधार है। इसका तात्पर्य है कि विश्व में पदार्थ ही मूल तत्व है और संसार गतिशील है। विकास द्वंद्वात्मक रीति से होता है, जिसमें प्रत्येक अवस्था में अंतर्निहित विरोध यानी प्रतिवाद होता है, जिससे एक उच्चतर स्थिति यानी संवाद उत्पन्न होती है। प्रश्न क्रमांक 54। वर्ग संघर्ष के संबंध में मार्क्स की धारणा क्या थी? उत्तर: मार्क्स की धारणा है कि आदिम साम्यवादी युग के बाद इतिहास में निरंतर वर्ग बने रहे और इनमें संघर्ष होता रहा। पूंजीवादी युग में ये संघर्ष पूंजीपतियों, शोषक और श्रमिकों, शोषित के बीच है। ये वर्ग संघर्ष पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों के शोषण के कारण होता है और अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर क्रांति का रूप लेगा। प्रश्न क्रमांक 55। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? उत्तर: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की दो मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, विश्व की समग्रता यानी अवयवी। विश्व किन्हीं असंबद्ध वस्तुओं का समूह न होकर एक समग्रता है, जिसका प्रत्येक अंग परस्पर पूर्णतः सुसंबद्ध एवं अन्योनाश्रित है। दूसरा, निरंतर गतिशीलता और परिवर्तन। विश्व निरंतर गतिशील है, उसकी कोई भी वस्तु कभी भी स्थिरता में नहीं रहती, बल्कि सब वस्तुएं सदा बदलती रहती हैं और ये परिवर्तन क्रांतिकारी ढंग से होते हैं। प्रश्न क्रमांक 56। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या किन रूपों में की जा सकती है? उत्तर: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या 3 अवस्थाओं में की जाती है, जो हीगल के द्वंद्ववाद से ली गई हैं। नंबर 1, वाद यानी किसी अवस्था या विचार की मूल स्थिति, जैसे पूंजीवाद। नंबर 2, प्रतिवाद यानी वाद का विरोधी विचार या अवस्था, जैसे पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध श्रमिक वर्ग का संघर्ष। नंबर 3, संवाद यानी वाद और प्रतिवाद के संघर्ष के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली तीसरी, उच्चतर और श्रेष्ठतर स्थिति, जैसे साम्यवादी समाज। प्रश्न संख्या 57। कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तकें लिखीं? उत्तर: कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें कृतियां हैं। पहला, दास कैपिटल, जिसमें अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। दूसरा, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, जिसकी रचना फ्रेडरिक एंजल्स के साथ संयुक्त रूप में की गई थी। प्रश्न संख्या 58। साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना किसने और कब की थी? उत्तर: साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने संयुक्त रूप से 1848 ईस्वी में की थी। प्रश्न संख्या 59। इतिहास की आर्थिक भौतिकवादी व्याख्या से क्या तात्पर्य है? उत्तर: इतिहास की आर्थिक भौतिकवादी व्याख्या से तात्पर्य है कि मानव इतिहास की संरचना और विकास का मार्ग पूर्ण रूप से आर्थिक शक्ति द्वारा निर्धारित होता है। यह सिद्धांत मानता है कि किसी भी समाज की राजनीतिक, कानूनी, न्यायिक और सामाजिक स्थिति उस समाज की आर्थिक व्यवस्था के ढांचे से ही उत्पन्न और निर्धारित होती है। प्रश्न संख्या 60। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना कीजिए। उत्तर: वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचना के मुख्य बिंदु: घृणा को बढ़ावा और हिंसात्मक क्रांति पर बल। ये सिद्धांत लोगों में घृणा के बीजों को रोपण का कार्य करता है और सहयोग के स्थान पर हिंसात्मक क्रांति का मार्ग दिखाता है। दूसरा, ऐतिहासिकता का अभाव। आलोचकों के अनुसार इस सिद्धांत में धनिक वर्ग तथा निर्धन वर्ग के बीच निरंतर संघर्ष पर बल दिया गया है, जबकि इतिहास में कभी भी ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है जहां संघर्ष की जगह सहयोग न रहा हो। प्रश्न संख्या 61। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? उत्तर: अतिरिक्त मूल्य वो मूल्य है जिसे पूंजीपति श्रमिक के श्रम से प्राप्त करता है, लेकिन जिसके लिए उसने श्रमिक को कोई उचित मूल्य नहीं चुकाया है।
मार्क्स के अनुसार ये वस्तुओं के विनिमय मूल्य और श्रमिकों द्वारा प्राप्त मजदूरी में अंतर है। पूंजीवादी इस अतिरिक्त मूल्य को हड़प कर अपनी पूंजी में वृद्धि करते हैं और श्रमिकों का शोषण करते हैं। प्रश्न संख्या 62। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना कीजिए। उत्तर। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना के मुख्य बिंदु। पहला, श्रम के महत्व पर अधिक बल। किसी वस्तु का विनिमय मूल्य केवल श्रम के आधार पर ही निर्धारित नहीं होता, बल्कि उत्पादन में पूंजी प्रबंध, साहस तथा वैज्ञानिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, जिसकी मार्क्स ने उपेक्षा की। दूसरा, मानसिक श्रम की अवहेलना। मार्क्स ने मानसिक श्रम अर्थात उद्योगपति या प्रबंधक की अवहेलना की, जबकि वस्तुओं के उत्पादन में प्रबंधकों के मानसिक श्रम अर्थात तकनीकी ज्ञान प्रबंधन का भी योगदान रहता है। प्रश्न संख्या 63। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद से क्या तात्पर्य है? उत्तर। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद अर्थात डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट क्लास से तात्पर्य है उस संक्रमणकालीन राजव्यवस्था से जिसमें राजनीतिक शक्ति सर्वहारा अर्थात श्रमिक वर्ग के हाथों में हो। इस क्रांति द्वारा स्थापित शासन में बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग अल्पसंख्यक पूंजीपतियों पर शासन करेगा, निजी संपत्ति का उन्मूलन किया जाएगा और पूंजीवाद के सभी अवशेषों को समूल रूप से नष्ट करने का कार्य करेगा। प्रश्न संख्या 64। मार्क्स के अनुसार वर्गविहीन व राज्यविहीन समाज से क्या तात्पर्य है? उत्तर। वर्गविहीन व राज्यविहीन समाज साम्यवादी युग की अंतिम तथा सर्वोत्तम अवस्था है। इस समाज में वर्ग संघर्ष, शोषण और वर्ग विशेष का पूर्ण अभाव होगा। राज्य की कोई आवश्यकता न रहने के कारण वो स्वतः ही लुप्त हो जाएगा। इस समाज में वितरण का सिद्धांत होगा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कर्म करे और उसे आवश्यकता के अनुसार प्राप्ति हो। प्रश्न संख्या 65। मार्क्सवाद के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। उत्तर। मार्क्सवाद के पक्ष में 2 प्रमुख तर्क। पहला, यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकास। इसने दार्शनिक क्षेत्र में ऐसी परिपाटी का प्रारंभ किया जिसमें वास्तविक तथ्यों एवं घटनाओं के आधार पर विचार करने की उपयोगिता विश्व के समक्ष उजागर हुई। दूसरा, मानवीय कल्याण पर बल। मार्क्सवाद का सार्वजनिक कल्याण संबंधी उसका उद्देश्य है, जिसने सभी प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक प्रणालियों के लिए सार्वजनिक कल्याण का ध्येय स्थापित किया। प्रश्न संख्या 66। मार्क्सवाद के विपक्ष में 2 तर्क दीजिए। उत्तर। मार्क्सवाद के विपक्ष में 2 प्रमुख तर्क। पहला, आर्थिक तत्वों पर अत्यधिक बल। मार्क्सवाद का यह प्रतिपादन कि संपूर्ण इतिहास केवल भौतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का ही परिणाम है, मान्य नहीं हो सकता। सामाजिक विकास में विचारों, भौगोलिक तत्वों और अन्य तत्वों की भी भूमिका होती है। दूसरा, राज्यविहीन समाज की असंभावना। मार्क्सवाद की यह मान्यता कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के बाद राज्य स्वयं ही समाप्त हो जाएगा, कोरी कल्पना है। साम्यवादी देशों में भी राज्य समाप्त होने के स्थान पर और अधिक सुदृढ़ हुए हैं। प्रश्न संख्या 67। मार्क्सवादियों के अनुसार राष्ट्र क्या है? उत्तर। मार्क्सवादियों के अनुसार राष्ट्र या राज्य केवल एक वर्ग विशेष के हित का साधन है। राज्य संस्था का रूप भी उस युग की आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल ही होता है। ये आर्थिक दृष्टि से संपन्न वर्ग अर्थात पूंजीपतियों का वर्चस्व बनाए रखने के लिए और विपन्न वर्ग अर्थात श्रमिकों का शोषण करने के लिए कार्य करता है। मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास करता है। तो दोस्तों, ये थे आपके WB क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 के सभी महत्वपूर्ण 2 अंकों वाले प्रश्न और उनके जवाब। हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की परिभाषाओं से लेकर यथार्थवाद यानी रियलिज्म, आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म, उदारवाद यानी लिबरलिज्म और मार्क्सवाद जैसे सिद्धांतों के सभी छोटे प्रश्नों को कवर कर लिया है। इन प्रश्नों और उत्तरों को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको परीक्षा में पूरे 2 अंक दिलाने में मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप इस चैप्टर से 6 अंकों वाले बड़े प्रश्न जानना और समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में 6 मार्क्स लिखकर बताएं। मैं जल्द ही उस पर वीडियो लेकर आऊंगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।